नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे व जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे और एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले दो लेक्चरों में जैसे हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा और दूसरे लेक्चर में हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। आज तीसरे लेक्चर में हम समानता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो समानता के जो विभिन्न मुद्दे होते हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसे क्या डालेंगे कि समानता क्या है, समानता क्या है ना। इसके राजनीतिक और नैतिक आदर्श के बारे में क्या होना चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे। समानता का मतलब हर व्यक्ति हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना होता है, इसको हम देखेंगे। हम समानता को कैसे बढ़ा सकते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं, है ना। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। और इससे इन सब के अलावा हम देखेंगे कि समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, उदारवाद में समानता के क्या अर्थ है और नारीवाद में समानता के क्या अर्थ है। इन सभी बातों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में जैसे हम देखेंगे कि समानता के मेन जो मोटिव है या फिर जो समानता के जैसे शब्द हैं वो कहाँ से आया है। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में की जनता ने जब भू सामंतों, विशेष वर्ग और अभिजात वर्ग जो होते हैं, तानाशाह होते हैं, राजशाही के विरुद्ध जब इन्होंने विद्रोह किया था, तो उस टाइम पर स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे का नारा दिया गया था। जो प्रथम बार समानता का जो शाब्दिक अर्थ निकला है वो फ्रांस के विद्रोह के टाइम से निकला है। तो हम समानता के विशेष अर्थ देखेंगे। समानता होती क्या है। समानता में क्या होता है, विशेषाधिकारों का अभाव हो प्लस सबको अपने विकास के समान अवसर, व्यक्तियों को जाति, धर्म, रंग, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव के बिना विकास के सब समान अवसर प्राप्त हो। जैसे हमारे आर्टिकल 15 में भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो समानता को दर्शाता है उसमें लिखा गया है कि जो सरकार होती है, राज्य है, वो लोगों को धर्म, जाति, वंश, लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये समानता का विशेष मतलब होता है कि समानता कैसे प्राप्त की जा सकती है, वह समानता को कैसे दर्शाया जा सकता है। समानता जो होती है मौलिक अधिकारों से अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है ना। मौलिक अधिकारों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको देखा है कि आर्टिकल 15 जो आपका मौलिक अधिकार है उसमें समानता को दर्शाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है ना। समानता का दावा है कि समानता मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। समानता के एक और मतलब ये होता है कि जो सभी मनुष्य हैं उसमें समान महत्व होना चाहिए और उनका बराबर का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज्यादा सम्मान दिया जाए, किसी का ज्यादा महत्व हो और किसी का कम महत्व हो। अगर ऐसा होता है तो वहां समानता नहीं होती है, वहां असमानता होती है। और यही धारणा को हमने सार्वभौमिक मानवाधिकार का जनक है, मतलब सेम अगर यही धारणा आप रखते हैं तो यह सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक है। अनेक देशों में कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में क्या होता है, धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। मतलब वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में समानता को शामिल किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो विभिन्न देशों में अनेक उसमें धन संपदा को लेकर, कार्य की स्थिति को लेकर, अवसर को लेकर, किनको कितना अवसर मिलना चाहिए, उन सब में लेकर अभी भी असमानता नजर आती है। समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर, व्यवहार, जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। अगर आपको समानता सब में दर्शानी है तो उनको जन्म के स्थान पर, जन्म के कारण, सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन पर आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इनको समानता कम मिलेगी। तो इसलिए समानता का वही मतलब हो सकता है जब चाहे अजन्मा हो चाहे जन्मा हो, किसी भी परिस्थिति में हो उनको समान अवसर मिले, चाहे हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए उनको समान अवसर मिले, तभी वह समानता के प्रकृति में समानता की प्रकृति में वह संपूर्ण ठहरता है ना। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभाओं के कारण समाज में जनित असमानताएं, अवसरों की असमानता व शोषण पैदा करती हैं। प्राकृतिक असमानताएं जो होती है, जैसे प्रकृति में स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानताएं हो गई, उन और फिर जो विभिन्न क्षमताएं हो गई, प्रतिभाओं की कमी के कारण जब हो जाता है तो समाज में असमानताओं के कारण उनमें शोषण करते हैं लोग बाग, है ना। उससे क्या होता है कि शोषण की प्रकृति ज्यादातर बढ़ जाती है। तो ये प्राकृतिक असमानताओं के कारण भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। अब समानता के जैसे हम आयाम देखेंगे कि समानता कितने प्रकार से हो सकती है। तो पहला हमें राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या होती है, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है।
ये सब कह अगर सभी नागरिकों को आप समान नागरिक प्रदान करते हैं तो ये सभी राजनीतिक में समान में शामिल होता है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार भी लाती है। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना, मतलब जो ज्यादा अमीर है और जो ज्यादा गरीब है उनमें आप समानता ला सकें, वही आर्थिक समानता होती है। यह सही है कि किसी भी समाज में धन या राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। मतलब राज्य सरकार द्वारा भी इसके लिए विशेष कार्य किए जाते हैं कि मतलब जो गरीब है और जो अमीर है उनके बीच के खाई को कम करने के लिए, उनके बीच की स्थिति को कम दर्शाने के लिए राज्य सबको अवसर देती है, जिससे क्या हो सकता है कि आप समान अवसर, आर्थिक समानता को भी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या होती है कि राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होता है ना। अगर आप सामाजिक समानता लाना चाहते हैं तो व्यक्ति को सर्वप्रथम राजनीतिक समानता देना चाहिए व समान अधिकार देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सामाजिक समानता की दिशा में पहला लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। और साथ ही सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों जैसे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, है ना, शिक्षा, पोषक और आहार व न्यूनतम वेतन की गारंटी देना भी जरूरी होता है। अगर ये चार चीजें आप लोगों को प्रदान करते हैं तो उन्हें समाज में समानता आप दिला सकते हैं। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं, जैसे समाज के जो पिछड़े वर्ग हो गए और महिलाएं हो गए, उनको समान अधिकार दिलाना भी राज्य की ही जिम्मेदारी है। क्योंकि वर्तमान समय में क्या होता है, जो अभिजात्य वर्ग होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमसे जो नीचे हैं आर्थिक रूप से, है ना, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वो हमारे बराबर हैं। तो राज्य की ही जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को आप बराबरी में लाएं, उनके साथ समान व्यवहार करें, उनको सामाजिक समानता दिलाने में विभिन्न अवसर प्रदान करें। असमानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना का भी प्रयास किया गया है। जब आप असमानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति करेंगे तभी समानता की अवस्था आएगी। विभेदक बर्ताव अर्थात लोगों के बीच के अंतर को ध्यान रखकर कुछ विभेदक बर्ताव की नीति बनाई गई है, जिससे समाज के सभी वर्गों के अवसर में समान पहुंच सके। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का भी नाम दिया गया है। तो इस तरह आप समानता के तीनों आयाम में समानता को दर्शा सकते हैं। समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक समानताएं सामाजिक रुतबे, विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती है। समाजवाद जो होता है और मार्क्सवाद जो होता है, अगर उनके अनुसार अगर आर्थिक असमानताएं ज्यादा हैं तो समाज में रुतबे और विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती है। मतलब आपके पास अर्थ ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो आपका समाज में रुतबा ज्यादा होगा, आपको विशेषाधिकार मिलेगा। तो इस तरह ये समाजवाद और आर्थिकवाद के अनुसार असमानताएं का विवरण हो गया। इसलिए समान अवसर से आगे आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व से होकर जनता का नियंत्रण होना जरूरी है। अगर जो आर्थिक संसाधन हो गए उन पे निजी जो स्वामित्व होता है उसको खत्म करके आप जनता का नियंत्रण लाएंगे तो इससे क्या होता है कि जो सामाजिक समानता होती है उसको सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। उससे क्या होता है कि सामाजिक समानता लाई जा सकती है ना। उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं ना। उदारवादी जो होते हैं वो जस्ट अ सेकंड। उदारवादी समाज में जैसे क्या होता है कि संसाधनों को जो वितरण होता है वो प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। राज्य के हस्तक्षेप को उसमें अनिवार्य समझते हैं। मतलब जिनमें जितने प्रतिद्वंदिता करने की ताकत है उनके हिसाब से उनका संसाधनों पर अधिकार हो, और ये राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं। ये होता है उदारवादी समाज का लक्षण, है ना। स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए मुख्यतः संघर्ष जो होता है नारीवादी आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब अगर स्त्रियों को आप समान अधिकार देना चाहते हैं, जो है कि एक नारीवाद आंदोलन जब चालू हुआ था उसके तहत स्त्रियों के लिए भी समान अधिकार देने के लिए मुख्यतः संघर्ष किया गया था। तो जैसे इसमें दिया गया कि मातृत्व अवकाश, मतलब आप जब गर्भवती स्त्रियों को, है ना, जो मां बन जाती है उनके लिए अगर जब वो आप कार्य में अवकाश देते हैं तो ये नारी समाज के लिए एक आवश्यक अधिकार है, विशेषाधिकार। इसके तहत आप स्त्रियों पर समानता का भी नियम ला सकते हैं। विभेदक बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य न्यायपरक समानता, मूल समाज को बढ़ावा देना, समाज में विशेषाधिकार प्रति को फिर से खड़ा करना नहीं है। जैसे आप विशेषाधिकार उद्देश्य किसी को आप विशेषाधिकार देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि नारी को आप मातृत्व का जैसे विशेषाधिकार देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको फिर से अभिजात मतलब असमानता ला रहे हैं, आप विशेषाधिकार वर्ग को फिर से खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ लोगों को उनके क्रिया के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार उनको विशेषाधिकार जरूर देना जरूरी है। अगर आप विशेषाधिकार नहीं देंगे तो पिछड़े रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे।
इसमें दिया गया समानता के तथ्य यानी समानता की विशेषताएं क्या होती है। अगर तो इसमें क्या होता है, समानता की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। मतलब अगर किसी को समानता देना चाहते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार ना हो, उनको अलग से अधिकार ना दिया जाए कि हम आपको ये अधिकार देते हैं कि आप लोगों को छोड़ के पीछे छोड़कर आप भी जब आएंगे तो आपको आगे खड़ा किया जाएगा। तो विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, किसी भी टाइटल का उसमें न दिया जाए, है ना, कि किसी प्रकार से उसको आगे न दिया जाए। तो इस तरह विशेषाधिकारों की जब अनुपस्थिति होगी तभी आप समानता के तत्व दर्शा सकते हैं। सभी को विकास के समान अवसर दें, है ना, चाहे गरीब हो, अमीर हो, और विकलांग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको विकास का समान अवसर दिया है, जिससे क्या रहे कि समानता सिद्ध हो सके। न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के अवसर दिया जाए, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम क्या हो कि सबके पास अवसर हो, जो आवश्यकता की हो पूर्ति के लिए सबको बराबर अवसर दिए जाए। मतलब अमीर को, अभिजात वर्गों को ज्यादा अवसर न दिया जाए कि आपके लिए सारी सुविधाएं ज्यादा दी जा रही है, गरीब को कम दी जा रही है, ऐसा न किया जाए। तर्क संगत भेदभाव, तर्क संगत का मतलब ये है कि जैसे स्त्रियों को मातृत्व अवकाश दिया जाए, ये एक तर्क भेदभाव जो किया जाए, उनको विशेषाधिकार दिया जा रहा है, ये कोई भेदभाव नहीं, ये तर्क संगत है। क्योंकि अगर आप उनको विशेषाधिकार नहीं देंगे तो वो समाज में पिछड़े रह जाएंगे। जैसे विकलांग हो गए, अगर विकलांग को आप किसी भी जॉब में, सरकारी जॉब में हो गई, किसी प्रकार में अगर उसको आप आरक्षण देते हैं तो ये कोई भेदभाव नहीं है, ये विशेषाधिकार नहीं, ये तर्क संगत भेदभाव। इससे क्या होता है, उसको भी समाज में बराबरी में लाने का हक मिलेगा, वो भी अपने आप को सामाजिक व्यक्ति समझ सकेगा। तो ये तर्क संगत भेदभाव जो होता है वो समानता की विशेषताएं होती हैं। समानों में समानता, विभिन्न प्रकार की जो समान हो गए, विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हो गई, उनमें सबको समानता दी जाए। ये नहीं कि कुछ अभिजात वर्ग को ज्यादा दिया जाए, गरीबों को ज्यादा दिया जाए, गरीबों को ज्यादा दिया जाए, अभिजात वर्ग को कम दिया जाए, ऐसा न किया जाए। सब में तर्क संगत किया जाए और सबको समानों में समानता दी जाए। असमानों में असमानता, मतलब उनमें जो असमानों में असमानता का मतलब जैसे टैक्स में आप देखेंगे तो इसमें असमानता दर्शाई जा सकती है, ये समानता की विशेषता होती है। इसमें क्या होता है, जैसे जो अमीर हो गए उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए, गरीब से कम टैक्स लिया जाए, तो ये असमानों में असमानता दिखाना भी एक तरह से एक तर्कसंगत विशेषताएं हैं, है ना। तो इस तरह ये समानता के विशेषताएं होंगे। अब देखेंगे समानता के प्रकार यानी उसके क्या विविध रूप हैं। तो समानता के प्रकार में जैसे हम क्या देखते हैं, पहला है प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक रूप से सभी को समानता दर्शाने का अधिकार दिया जाए। सामाजिक समानता, समाज में सबको बराबर रहने का, सबको एक साथ जीने का, सबका सम्मान, मान सम्मान, महत्व की समानता दी जाए, यह एक तरह सामाजिक समानता हो गई। नागरिक समानता क्या होती है कि जैसे राजनीति में सरकार क्या होती है कि नागरिकों को सभी को समान अवसर दी, जैसे वोटिंग का अधिकार दिया गया, तो यहाँ अमीर गरीब, है ना, मध्यम वर्गीय, किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं दी गई, इनको समान अधिकार दिए गए हैं। मतलब आपको मताधिकार है, नागरिकता के रूप में आपको वैधानिक या समानता दी जाए। राजनीतिक समानता है कि राजनीतिक विचारों, आंदोलनों और आपका जो मीटिंग्स हो गए, उनमें सबको बराबर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए, उनको राजनीति में सम्मिलित करने का अधिकार हो, और वो राजनीतिक पार्टियां चलाने का अधिकार हो, और वो सरकार के किसी भी मतलब कार्य में अपने मंतव्य दर्शा सके। इस तरह से ये राजनीतिक समानता होती है। आर्थिक समानता का तात्पर्य ऐसा है कि जो अभिजात वर्ग हो गए, जो गरीब हो गए, उनके बीच में ज्यादा खाई न रहे, मतलब वो बराबर हो, ऐसा मानना है कि आर्थिक समानता आने से ही लोगों में हीन भावना की भी कम होगी, है ना, समाज में समानता आएगी, सामाजिक रूप से सभी बराबर होंगे। तो आर्थिक समानता भी एक तरह से समानता का प्रकार है। नारीवाद में जैसे हम यह देखेंगे कि यह स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का सिद्धांत है। मतलब नारीवाद का मूलतः ये तत्व नहीं है कि स्त्रियों को पुरुष से ज्यादा अधिकार दिया जाए, उनमें स्त्रियों को पुरुष के समान समझा जाए। तो इस तरह से ये स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का सिद्धांत है। नारीवाद स्त्री व पुरुष के शारीरिक भेद को प्राकृतिक मानते हैं। जो नारीवादी हो गए वो स्त्री पुरुष के से जो भेद होते हैं, मतलब स्त्रियों का अलग जो ऑरा होता है और पुरुष में जो अलग होता है, तो ऑरा हो गया, उससे शारीरिक भेद को ये प्राकृतिक मानते हैं। मतलब उसको प्राकृतिक रूप से उसको दिया गया ये भेदभाव है, तो उसको समाज में आप बराबरी में लाएं, उसको आप किसी भी तरह से हीन भावना में न दर्शाएं। परंतु जो सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर समतापूर्ण जीवन की बात करते हैं, ये क्या करते हैं कि सामाजिक भेदभाव को, जैसे स्त्री पुरुष में जो सामाजिक भेदभाव हो गया, आर्थिक भेदभाव, उनको आप समाप्त कर दें और ये समतापूर्ण जीने की बात कहते हैं। यही एक नारीवाद आंदोलन का एक सिद्धांत है। और समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद क्या कहता है असमानता के बारे में, समाज में फैली असमानता और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना, यह समाजवाद समानता का सिद्धांत है। जो समाज में फैली असमानता उसको कम करें, लोगों को समान अवसर दें आगे बढ़ने के लिए, उस तरह को, और समाज में जो न्यायपूर्ण बंटवारा करना, संसाधनों का जो बंटवारा होता है उनमें न्यायपूर्ण बंटवारा करना, किसी प्रकार को किसी को ज्यादा न दिया जाए ना किसी को कम दिया जाए, उनको दिया जाए जो उस कार्य को करने में सक्षम हो, और जो न सक्षम हो उनको दूसरे कार्य दिया जाए। इस तरह संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना समाजवाद की समानता का उद्देश्य है।
अब भारतीय समाजवादी राम मनोहर लोहिया के अनुसार असमानता के प्रकार देखेंगे कि असमानता को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, असमानता किस किस हिसाब से है। तो पहला हम जैसे ये देखेंगे स्त्री पुरुष असमानता। स्त्री पुरुष असमानता का तात्पर्य ऐसा है कि जो स्त्री पुरुष में कि भेदभाव किया जा सकता है कि स्त्रियों को पुरुष पुरुष से कमतर न समझा जाता है, वो इतने सारे कार्य नहीं कर सकती हैं, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। तो जो असमानता होती है वो स्त्री पुरुष असमानता होती है। वर्तमान समय में यह बहुत कम देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत से देशों की सरकारें इसके बीच की जो खाई है उसको दूर करने का प्रयास कर रही हैं, स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दे रही हैं। लेकिन जो स्त्री पुरुष असमानता होती है वो असमानता में एक विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि समाज में जब स्त्री पुरुष असमानता होती है तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, उस समाज का पतन होना निश्चित है। रंगों में असमानता, जैसे रंग भेदभाव जो होते हैं, नस्लीय भेदभाव हो गए, काले गोरे का भेदभाव हो गए, ये रंग से असमानता होती है। ये महत्वपूर्ण असमानताओं में प्रकार में आता है कि जो समाज में फैली असमानताएं होती हैं उसमें रंग की असमानता, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका रंग साफ है, सुथरा है, तो आप अभिजात वर्ग से आते हैं। ऐसा क्या होता है कि जो रंग साफ वाले होते हैं वो जो उनका रंग डार्क होता है उन पे अधिकार करने का ज्यादा दावा करते हैं। तो ये रंग में असमानता जो होती है वो समाज के पतन का एक कारण बनती है। जातिगत असमानता होगी और आर्थिक असमानता होगी। ये दोनों क्या होते हैं, असमानताओं के महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जिसमें जातिगत असमानता में जैसे आप देखेंगे कि भारत में जातिगत असमानता जो होती है बहुत ही ऊंचे लेवल पर है। मतलब आज भी इतने ज्यादा सुधार करने के बाद भी आप देखेंगे कि गांव स्तर में, शहरों में भी देखेंगे, खुले में नहीं होता है, लेकिन अपना पर्दे के पीछे ये जातिगत जो व्यवस्था है, जातिगत जो असमानता है वो धड़ल्ले से चल रही होती है। तो जातिगत असमानता भी एक तरह से समाज को पतन में बहुत ही आगे बढ़ा देता है। आर्थिक असमानता जैसे आप ही देख सकते हैं, अमीर गरीब है ना, अभिजात वर्ग हो गए और जो निम्न वर्ग हो गए, मजदूर वर्ग हो गए, उनमें आर्थिक असमानता ज्यादा होती है। तो ये चार जो है ये आर्थिक असमानता के प्रकार हैं इस तरह से। और औपनिवेशिक असमानता, औपनिवेशिक असमानता का तात्पर्य ऐसा है कि एक देश या राज्य द्वारा दूसरे देश या राज्य में अपना अधिकार जमाना, तो एक तरह से औपनिवेशिक असमानता होगी। इससे क्या होता है कि वह राज्य दूसरे राज्य को अपने से कमतर समझता है, उस पर अपना अधिकार समझता है और किसी भी तरह से अपना कार्य निकालने की कोशिश करता है ना। इन असमानताओं की जड़ें अलग अलग है, मतलब ये असमानताएं जो फैलती है इनकी जड़ें अलग अलग है, ये किसी एक कारण से नहीं फैलती हैं। इनको दूर करने के लिए भी आपको अलग अलग ही प्रयास करने होंगे, जिन कारण से आप इनको दूर कर सकते हैं, इनमें सुधार कर सकते हैं और समाज की वृद्धि एवं विकास में आप सहायता कर सकते हैं। उदारवादी समानता, उदारवाद जो होते हैं, उदारवाद जो लोग हो गए, उनके अनुसार से समानता क्या हो सकती है। व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार पुरस्कार देना, मतलब अगर कोई कार्य, जो व्यक्ति जिस कार्य करने को माहिर है वो कार्य वो कंप्लीट कर रहे हैं, उनके अनुसार उसको पुरस्कार दिया जाए। मतलब जो ज्यादा कार्य कर रहा हो या जो कम काम कर रहा हो उसके हिसाब से नहीं, जो उस कार्य करने को योग्य हो उस योग्यता के अनुसार उसको पुरस्कार दिया जाए, उसको सम्मानित किया जाए। इससे क्या होता है, समानता लाने का ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, क्योंकि जब किसी को पुरस्कारित करेंगे उसकी योग्यता अनुसार तो वो उस कार्य को और दुगने तरीके से करेगा और समाज में सब पे समानता आएगी। प्रतियोगिता का सिद्धांत अपनाना, मतलब लोगों में कंपटीशन कराना कार्य को करने के लिए, कार्य को संपन्न करने के लिए। इससे क्या होता है कि उदारवादी जो समानता होती है वो प्रतियोगिता के सिद्धांत पर भी अपना महत्वपूर्ण कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन की गारंटी, उनके लिए सुविधा दी जाए, ये उदारवादी समानता हो गई। और जो मार्क्सवादी समानता होती है वो क्या होती है, उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। मार्क्सवाद के अनुसार जो अभिजात वर्ग हो गए और जो निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग हो गए, उनके बीच में ज्यादा खाई ना हो, उसके लिए आपको हर एक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो। अगर सरकार नियंत्रण करेगी तो वो अभिजात वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में भेदभाव नहीं करेगी, उनको समान अवसर देगी, उन पर क्या है जो संसाधन होगा उनको सबको समान वितरित करेगी। तो इनका यही मानना है कि जब उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा तो दोनों वर्गों में, जो अभिजात वर्ग हो गए, मजदूर वर्ग हो गए, उनकी असमानता को दूर करके उनमें समान व्यवहार किया जाएगा और सबको विकास के समान अवसर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को ज्यादा विकसित करने का अधिकार दिया जाए, किसी को कम दिया जाए, ऐसा ना करें। मार्क्सवादी समानता के अनुसार सबको विकास के समान अवसर देना भी एक तरह से मार्क्सवादी समानता होती है। राजनीतिक समानता स्थापित करने का क्या उपाय होता है, जैसे हम इसमें देखेंगे कि जब आर्थिक रूप से आप समान होंगे, आर्थिक समानता लाएंगे, लोगों में आर्थिक रूप से समान रहेंगे, गरीब अमीर न रह के उनमें सब बराबर रहें, तो इस तरह से ये राजनीतिक समानता स्थापित कर सकते हैं। राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करें, लोगों के बीच में उनके बात रखने का अवसर दिया जाए, वो अपने पार्टी के रूप में और अपने मंतव्यों को स्पष्ट कर सकें। तो ये सब कहाँ से होता है, जब राजनीतिक शिक्षा आप प्रदान करेंगे तो इससे भी राजनीतिक समानता स्थापित हो सकती है। कानून का शासन हो,
है ना, जो उनको उतना दंड दिया, जो 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 जिस कार्य को करे, मतलब गलत कार्य करे उनको बराबर का दंड दिया जाए। ऐसा नहीं कि विशेषाधिकार को कारण उसको कम दंड दिया जाए, जो निम्न वर्ग है उसको ज्यादा दंड दिया जाए। कानून का शासन होगा तो सभी को उनके अनुसार शासित किया जाएगा, उनको समानता दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी, और जो गलत कार्य करेगा उनको बराबर का दंड दिया जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता हो, प्रेस की स्वतंत्रता जब होगी तो समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, जब वो अपने पूरे कार्य, जो गलत हो रहा है जो सही हो रहा है उसको जब वो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से जब उसको अपने प्रेस पे प्रदर्शित कर पाएंगे, लोगों के बीच में समान अवसर पे उपलब्ध करा पाएंगे, तो इस तरह से क्या होता है, सरकार पर भी दबाव पड़ता है लोगों के बीच में, लोगों का एक बेहतर ढंग से विकास करने के लिए, और उन पर भी प्रेस को भी आज़ादी जब तक नहीं दी जाती तब तक ऐसे कार्य नहीं हो सकते। और लोकतांत्रिक शासन हो, लोकतांत्रिक का मतलब ऐसा हो कि जनता द्वारा शासित हो कोई शासन, है ना, किसी प्रकार की डिक्टेटर की कार्य ना हो, है ना, उन पर किसी भी प्रकार का अपनी मर्जी न थोपी जाए, ऐसा शासन ना हो। तो लोकतांत्रिक शासन जब होगा तभी वो राजनीतिक समानता स्थापित हो सकती है। आर्थिक समानता स्थापित करने के उपाय में हम जैसे देखेंगे कि आर्थिक समानता कैसे, ध्यान धन का न्यायोचित वितरण हो, मतलब न्यायिक रूप से धन का वितरण हो, ऐसा ना हो कि गरीब को ज्यादा दे दिया जाए, गरीब को कम दे दिया जाए, अमीर को ज्यादा दे दिया जाए। जब धन का न्यायोचित वितरण होगा तब आर्थिक समानता आ सकती है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो, उत्पादन के साधनों पर जब सरकार का नियंत्रण होगा तो क्या होगा कि मतलब सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा तो आर्थिक समानता आ सकती है। संपत्ति का अधिकार भी हो, सीमित संपत्ति का अधिकार हो, मतलब आप एक हद तक ही अपने पास से संपत्ति को मतलब एक संरक्षित कर सकते हैं, ज्यादा आप संपत्ति अपने पास नहीं रख सकते। तो जब सीमित संपत्ति का अधिकार होगा तो जो बची हुई संपत्ति होगी, जैसे आप किसी प्रकार से ज्यादा संपत्ति अर्जित करते हैं तो बाकी को कम मिलेगा, लेकिन आप जब सीमित रूप से आप संपत्ति अपने पास रखेंगे तो जो बची हुई संपत्ति उस पर भी लोगों का अधिकार होगा, वो भी ऊपर बढ़ सकेंगे। तो सीमित संपत्ति का अधिकार भी आर्थिक असमानता को स्थापित कर सकता है। आर्थिक सुरक्षा हो, है ना, किसी भी प्रकार से उनसे टैक्स का जो वितरण होता है वो अमीरों से ज्यादा लिया जाए, गरीबों से कम लिया जाए, ऐसा आर्थिक सुरक्षा दी जाए, उन पर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही ना हो, और समान काम का समान वेतन दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा वेतन दिया जाए। स्त्री पुरुष में क्या होता है, वेतन में बहुत ज्यादा असमानताएं पाई जाती, पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता है, स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता है, जबकि दोनों का काम बराबर होता है। तो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, तो इस तरह से भी अब आर्थिक समानता को स्थापित कर सकते हैं। देखेंगे हम भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता और सामाजिक समानता कैसे लेगी, उसके क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अनुसार दिया गया है ना, कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, उनको उतना ही दंडित किया जाएगा जिसके अनुसार वो होंगे, कोई भी ज्यादा नहीं, किसी को दंड दिया जाएगा, किसी को कम नहीं दिया जाएगा, मतलब कानून के हिसाब से सब बराबर होंगे। अप्रियता का उन्मूलन किया जाएगा अनुच्छेद 17 के अनुसार, न मतलब गरीबों पे जो अमीर जुल्म ढाते हैं कि ये अप्रिय हैं, छुआछूत का विरोध होगा। संसद और विधानसभाओं में एसटी एससी के अंत का स्थान आरक्षित किया जाएगा। जब एसटी एससी को आप आरक्षित देंगे तो अपनी सीटों से सीट अर्जित करके संसद और विधानसभाओं में बैठेंगे, तो जिससे क्या रहेगा, वो अपने वर्ग के विशेष के रूप में कार्य करने का, जिससे वो बराबरी का अधिकार लाएंगे। सरकारी सेवाओं में एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा है, जो एक तरह से सामाजिक समानता स्थापित करने में विशेष कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं का 1/3%, मतलब जो आपका ग्राम पंचायत हो गया, है ना, और जिला पंचायत हो गई, नगर निगम हो गए, इनमें महिलाओं को 1/3% आरक्षित किया गया, जिसके अनुसार क्या होता है कि महिलाएं भी शासन कर सकें, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हो सके, उन पर समानता लाई जा सके, जो अनुच्छेद 73 और 74 में प्रॉपर तरीके से दर्शाया गया है। तो ये हो गया। अब विश्व स्तर पे हम असमानता को जैसे देखेंगे, समानता के बारे में हो गया, असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं। जैसे हम इसमें देखेंगे कि दुनिया में 50 सबसे अमीर आदमियों में सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ आदमी सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। मतलब जो 40 करोड़ दुनिया के गरीब लोग हैं, उनकी जो आमदनी होती है, उनकी जितनी भी आमदनी है, वो सिर्फ दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों के पास है। ये असमानता का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आप देखेंगे 50 लोगों के पास जितनी धन संपत्ति है, उतनी 40 करोड़ लोगों के पास का अगर आप जोड़ दिया जाए तो उससे भी कम है। ये दुनिया के जो असमानता, कुछ आंकड़े हैं आपके सामने जो दर्शाए गए हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। दुनिया की 40% जनसंख्या गरीब, है ना, दुनिया की कुल आमदनी में केवल 5% है। मतलब जो 40% जनसंख्या है गरीबी जनसंख्या, वो दुनिया की आमदनी में जो केवल 5% का ही वो योगदान देती है, जबकि 10% अमीर लोग मात्र 10%, 54% आमदनी पर नियंत्रण कर सकते हैं, करते हैं। मतलब वो लोग सिर्फ 54%, मतलब 54% जो जितनी आमदनी होती है पूरी दुनिया की, उसमें वो उसका शासन उनका रहता है। पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका को, मतलब ये भी एक तरह से असमानता को दर्शाने का आप देख सकते हैं कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, इस हिसाब से बंटवारा किया गया है, क्योंकि पश्चिम लोग पहले विकसित हुए, ऐसा उनका मानना है, तो उनको पहली दुनिया बोलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले
अपनी बुक में ही दर्शाया गया है, पहली दुनिया। ये असमानता का एक महत्वपूर्ण जो शब्द है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े, है ना, औद्योगिक देशों की दुनिया में आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% इन्हीं उद्योगों में, देश में करीब 80% इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। मतलब जो होता है कि 25% हिस्सा रहता है उत्तरी अमेरिका पश्चिमी यूरोप में, लेकिन उसके बाद भी इनमें आप देखेंगे कि इन्हीं उद्योगों में 80%, दुनिया में जितनी ऊर्जा वितरित की गई है उसका 80% केवल इन्हीं देशों में यूज हो रही। मतलब बाकी देशों में हो गए, अफ्रीका हो गए, एशिया होंगे, इनमें कम यूज हो रहे हैं। लेकिन जो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इनमें दुनिया की ऊर्जा का 80% ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है। ये एक तरह से आपको असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। औद्योगिक देशों के निवासी भारत जैसे चीन विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम 3 गुना अधिक पानी यूज करते हैं, है ना, 10 गुना ऊर्जा लेते हैं, 13 गुना लोहा इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। मतलब भारत चीन जैसे विकासशील देश जहां इनकी ज्यादा मांग है, वहां उन मांग को पूर्ति न करके इन जो विकसित देश हो गए वो 10 गुना ऊर्जा लेते हैं, है ना, और 13 गुना लोहा, 13 इस्पात, मतलब ये उनसे इतना गुना कम यूज कर पाते हैं और वो हमसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये एक तरह से असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े हैं। और गर्भावस्था से जुड़े कारणों में मरने का खतरा, जैसे देखेंगे कि नाइजीरिया में 18 गर्भावस्था में एक मामला आता है, जबकि कनाडा में 87,000 में केवल एक मामला आता है। जमीन के अंदर से निकलने वाला जो ईंधन होगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का 1/3, मतलब 2/3, है ना। मतलब वहाँ जो अम्लीय वर्षा क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, वो 2/3 लोग उस तरह से उसका उत्पादन करते हैं। जो अम्लीय वर्षा हो गई, उसके लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों से उत्सर्जित होता है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योग विकसित देशों से हटाकर विकास देश से लाया जा रहा है। जो असमानता के एक आप देख सकते हैं कि इससे क्या होता है कि जो जिनसे प्रदूषण फैलाने वाले जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको विकसित देशों से हटा के विकासित देशों में लाया जा रहा है। जिससे क्या होता है कि विकासशील देशों में ज्यादा हवा की स्थिति खराब हो गई है, लोगों को एसिड रेन ज्यादा हो रहा है। ये एक तरह से असमानता दर्शाने वाले आंकड़े हैं कि वो अपना बचाव करके सामने वालों को उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत में जो आंकड़े हैं आर्थिक असमानता को दर्शाने के, उसमें देखेंगे यदि भारत की जो जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो बिजली का कनेक्शन 55% ग्रामीण परिवारों के पास है, शहरी में 93 है। मकान सरकारी नल कनेक्शन 35% सरकारी ग्रामीण में है, 71% शहरी है। और ये मकान में स्नानाघर 45 में, शहरी में 87, और टेलीविजन 33, शहर परिवार में 77, और इसको जो स्कूटर मोपेड हो गए, साइकिल हो गए, शहरी परिवार में 33। ये तरह से आप देखेंगे कि ये आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले आंकड़े हैं कि ग्रामीण परिवार और शहरी परिवार में कितना अंतर हो सकता है ना। इसी तरह ये नारीवाद के लिए आपको बताया गया कि नारीवाद जो होता है समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है, वो स्त्री पुरुष के नारीवाद कहलाते हैं ना। जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष की भी अनेक असमानताएं ना तो नैसर्गिक है ना ही आवश्यक है। नारीवादियों का क्या मानना होता है कि इस असमानताओं को बदला जा सकते हैं, स्त्री पुरुष में एक समतापूर्ण जीवन ला सकते हैं। मतलब जो प्रतिसत्तात्मक समाज हो गए उनमें उसका जैसे प्रतिसत्ता से आता है, ऐसी सामाजिक आर्थिक और संस्कृत अवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व शक्ति दी जाती है। तो आप प्रतिसत्तात्मक जो समाज है उनमें आप स्त्रियों को आगे बढ़ाकर भी इन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं, है ना। सत्ता में श्रम का विभाजन ऐसा किया गया जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के जिम्मेदार है, जबकि पुरुष सार्वजनिक बाहरी दुनिया के लिए जिम्मेदार है। इस पर भी विभेद खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि अधिकतर इसे सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय हो सकती है, मतलब उनमें वो ज्यादा अपना योगदान दे सकती हैं। तो लोगों को और जो स्त्रियां सामाजिक और व्यवहार करती हैं उन पे क्या रहता है कि उनको घर का भी काम दे दिया जाता है, तो उन पे दोहरा बोझ हो जाता है। जबकि जो पुरुष बाहर कार्य करते हैं वो अंदर घरेलू कार्य नहीं करते हैं, और जबकि स्त्रियां अगर बाहरी कार्य कर रही हैं तो उनको भी घर के काम करना जाए। तो इन जो होता है लैंगिक असमानताओं को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना चाहिए। तो इस तरह से भी नारीवाद एक तरह से आंदोलन होता है। तो इसमें हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि समाजवाद जो होता है कि समाजवाद में जैसे समाजवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है कि असमानताओं को समाजवाद असमानताओं जवाब देने में कुछ उपजे राजनीतिक विचारों का समूह, ये राजनीतिक विचारों का एक समूह होता है। वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादियों के अनुसार पैदा हुई थी, जो अभी तक बन भी रही है। समाजवाद का क्या होता है कि वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना, संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। और हालांकि समाजवाद में पक्षधर अभी पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि वो राज्य का भी समर्थन करते हैं कि राज्य का भी उन पर अधिकार होना चाहिए। लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी हो गई, है ना, आज जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का भी ये समर्थन करते हैं। मतलब वो राज्य को भी एक विशेष अंग बताते हैं
इस प्रकार की समानता को लाने के लिए। भारत में जैसे प्रमुख समाजवादी चिंतक जो थे, राम मनोहर लोहिया ने 5 असमानताओं की पहचान की थी जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। जैसे हो गया स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग के आधार पर असमानता, जातिगत असमानता, कुछ लोगों के अन्य औपनिवेशिक शासन और निस्संदेह आर्थिक समानता। ये हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो ये होता है कि ये जो समाजवादी चिंतक थे राम मनोहर लोहिया, उनके अनुसार असमानता की ये 5 विभिन्न प्रकार से 5 प्रकार से असमानता फैलती है। यह सौ प्रमाणित धारणा भी लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय जो था, समाजवादियों के विचार यही तर्क आमतौर पर चलता था। असमानता का एकमात्र रूप जो है वर्गीय असमानता है, जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य है। दूसरी असमानताएं गौण है, मतलब ये मेन है, बाकी जो असमानताएं हैं उनको ये गौण समझते थे। जो ये आर्थिक असमानता को भी खत्म होते हैं वो यह उनके अनुसार, ये अगर इन असमानताओं को आप दूर कर देंगे तो आत्मिक असमानता जो होती है वो स्वयं ही खत्म हो जाएगी, ऐसा समाजवादी चिंतकों का मानना था। लोहिया का कहना था कि असमानताओं के प्रत्येक क्षेत्र में जड़ें अलग अलग हैं, उन सबके खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने होंगे। उनमें एकांगी क्रांति की बात नहीं बनेगी। मतलब अगर किसी इन सभी असमानताओं को दूर करना है तो इनको एक साथ एक कर में नहीं कर सकते। असमानताएं अलग अलग हैं तो उनके साथ अलग अलग जो मतलब अगर आप संघर्ष छेड़ना है तो अलग अलग संघर्ष छेड़ के अलग अलग नियम बना के इनको आप दूर कर सकते हैं, है ना। इस सूची में 2 क्रांतियों को भी शामिल किया, जैसे व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति की जाए, अहिंसा के लिए, सत्याग्रह के पश्चिम में सत्याग्रह के लिए क्रांति की जाए। यही सप्त क्रांतियां थी जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का एक आदर्श चरित्र है या आदर्श रूप है। इनके द्वारा ही वह असमानताओं को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।